हेयर ट्रांसप्लांट करवाना तो है, पर कंफ्यूजन बहुत है कि कौन से डॉक्टर से करवाएं, किस सेटअप पे कराएं, कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, FUE या FUT, हेयर लाइन कैसे बनवाएं, क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और उसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली और आज हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने बताया और एक समरी में देना चाहूँगा कि आप इनकी क्वालिफ़िकेशंस देखें। क्वालिफ़िकेशंस में आपको देखना है क्या उन्होंने MCH या DNB प्लास्टिक सर्जरी की है या नहीं, क्या उन्हें दोनों FUE FUT टेक्निक दोनों आती हैं या नहीं। यदि इन सारे पैरामीटर्स पे आपका डॉक्टर सही उतरते हैं तो आप ज़रूर उनसे हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। सेटअप में आपको देखना है सेटअप स्टेराइल है या नहीं, यानी कि कोई इन्फेक्शन का सोर्स वगैरह तो नहीं है। ऑपरेशन थिएटर एकदम क्लीन होना चाहिए। इन सब के बाद आपको आपके डॉक्टर से एक कंसल्टेशन इन पर्सन ज़रूर करनी चाहिए। ये शायद आपके लिए 500 रुपये 1000 रुपये की एक कंसल्टेशन होगी, बट एक गलत हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपने सारे पैसे खराब करके और एक गलत सर्जरी कराने से बहुत बेटर होगा कि आप किसी डॉक्टर से जिनसे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड कर चुके हैं उनसे इन पर्सन मिलें या एटलीस्ट एक वीडियो कंसल्टेशन करें और इन डिटेल हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड और आपके केस से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में बातें करें। एनेस्थीसिया यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और वो सफिशिएंट होता है। जो डोनर एरिया है, डोनर एरिया कौन सा चूज़ किया जाएगा, तो ज़रूर ध्यान रखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट डोनर एरिया आपका सर होता है, जिसमें जो पोस्टीरियर परमानेंट डोनर जोन है उसी एरिया से आपके ग्राफ्ट निकाले जाएं, क्योंकि कई बार ज़्यादा ट्रांसप्लांट करने के चक्कर में आपके जो ग्राफ्ट्स हैं इस एरिया के बियॉन्ड इस एरिया से या ज़्यादा दूर से निकाल लेते हैं और उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट डोनर जोन के बियॉन्ड चले गए हैं और परमानेंट डोनर जोन के बियॉन्ड जाने से उनकी लाइफ कम होती है। जो परमानेंट डोनर जोन है वो बहुत लिमिटेड एरिया होता है, जहाँ से एक बारी में FUE टेक्निक के थ्रू हम हार्डली 5000 ग्राफ्ट्स के आसपास मैक्सिमम निकाल सकते हैं, जिनमें सबसे मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है। यदि FUT की बात करें जिसमें स्ट्रिप निकाला जाता है, तो उसमें एक स्ट्रिप में 2 से 2500 ग्राफ्ट्स निकाल सकते हैं। जिन लोगों में डोनर एरिया लिमिटेड होगा उसमें जो सेकंड एरिया प्रेफर किया जाना चाहिए वो बियर्ड एरिया होता है। इसमें ध्यान रखें कि गालों वाले बियर्ड से बाल नहीं निकलवाने हैं, केवल गर्दन या चिन के नीचे वाले पोर्शन से निकलवाने हैं और इस एरिया से मैक्सिमम 500 to 1000 ग्राफ्ट्स हम निकाल सकते हैं या फॉलिकल्स हम निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप इस ग्रेड पर हैं इस समय। यदि खाली हेयर लाइन बनाने की बात करें तो 1000 से 2000 फॉलिकल से भी हेयर लाइन बन जाती है, बट उसके लिए आप ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एलोपेशिया में हो तभी ये पॉसिबल है। यूजुअली यदि कोई ग्रेड 4 तक चला जाता है तो उसमें राउंड अबाउट 4 से 5000 फॉलिकल्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करें अपने सर्जन के साथ कि क्या प्लान है उनके दिमाग में, वो कैसे हेयर लाइन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हेयर लाइन डिज़ाइन के टाइम पे आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जो हेयर लाइन है पर इस जगह पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे टेम्पोरल एरिया में थोड़ा पीछे जानी चाहिए और ये एक मेल पैटर्न होता है। कई लोग बोलते हैं सर यहाँ से भी बाल भर दीजिए हमारे, तो उसमें आप फीमेल जैसे या लड़की जैसे लगेंगे, बाल यहाँ नहीं भरवाने होते हैं और अपनी एज अप्रोप्रिएट हेयर लाइन बनवाएं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को ध्यान में रखनी है ताकि एक नेचुरल रिजल्ट दे सकें। तो यदि हम बात करें FUT की, जो कि स्ट्रिप मेथड होता है, इसमें एक स्ट्रिप निकाली जाती है आपके स्कैल्प के परमानेंट डोनर एरिया से, यूजुअली 1, 1.5 या 2 इंच मैक्सिमम, डिपेंडिंग ऑन कितनी आपकी सर की लैक्सिटी है, कितना स्किन आराम से बंद हो सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि हमने जो स्ट्रिप निकाली और उस एरिया को सिल दिया तो यहाँ की बालों की डेंसिटी में कोई कमी नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितने बाल शुरू में थे उतने ही अभी भी हैं, बीच में से एक स्ट्रिप निकल गई खाली। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपकी जो निकालने का प्रोसेस है आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। आपका टाइम जो सर्जरी का है 2-2.5 घंटे कम लगता है। इसका नुकसान ये है कि एक स्कार बनता है जो सर के पीछे के हिस्से में एक स्ट्रेट लाइन का स्कार होता है, जो यदि आप एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन से करवा रहे हैं, वो स्टिचिंग करेंगे तो ऑलमोस्ट इनविजिबल सा स्कार होता है जो आराम से दिखाई नहीं देता है, बट स्टिल
एक स्कार होता है। जब आप क्रू कट रखना चाहेंगे या एकदम शेव ऑफ करना चाहेंगे हेड, तो कई बार वो स्कार हल्का सा नज़र आता है। जो दूसरी टेक्निक है वो है FUE, यानी जिसमें इंडिविजुअल फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टेक्निक के फ़ायदे ये हैं कि आपके पीछे कोई लीनियर स्कार या एक परमानेंट स्कार नहीं हो रहा है। अराउंड अगर हमने 4000 ग्राफ्ट्स निकाले तो 4000 छोटे पंचेज होंगे और वो पंचेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हील करते हैं, बट ये ऑलमोस्ट इनविजिबल स्कारिंग होती है। दोनों ही टेक्निक के बाद आप हेयर ट्रांसप्लांट रिपीट करवा सकते हैं। FUE के नुकसान की यदि बात करें तो FUE में क्योंकि एक एक ग्राफ्ट अलग अलग निकाला जा रहा है तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यूजुअली 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने में। डिटेल में यदि आप जानना चाहते हैं तो FUE में पंच कौन सा यूज होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, वो शार्प पंच होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम और आने वाली वीडियोज़ में डिस्क्राइब ज़रूर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा और आपको ये सब जानने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार बाल हार्वेस्ट हो गए, चाहे वो FUE से हो चाहे FUT से हो, इन बालों की प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, इनके रूट्स डैमेज ना हो। इनको जब रखा जाता है इन्हें एक कूल एनवायरनमेंट में रखना ज़रूरी होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना ज़रूरी होता है, इनको एक प्रॉपर मीडियम में रखना होता है ताकि ये ग्राफ्ट सर्वाइव करें। ऑन एन एवरेज एक इंसान में इंडियन ओरिजिन के किसी में 2 बाल होते हैं, किसी में 1, किसी में 3 बाल होते हैं, तो एवरेज हम 2 की पकड़ के चलते हैं। तो यदि आपके 5000 ग्राफ्ट निकाले गए हैं या 5000 फॉलिकल्स निकाले हैं FUE मेथड के थ्रू, तो उनमें ऑन एन एवरेज 10,000 से 12,000 बाल आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको क्या बताया गया है कि आपके 5000 ग्राफ्ट या 5000 फॉलिकल ट्रांसफ़र हुए हैं या आपके 10,000 बाल ट्रांसफ़र हुए हैं, दोनों में फ़र्क है। यदि आप FUT मेथड के लिए जा रहे हैं तो FUT में स्ट्रिप की जो साइज़ है वो ज़्यादा चौड़ी तो नहीं निकाल रहे। यदि बहुत चौड़ी स्ट्रिप निकाल देते हैं तो उसको क्लोज करेंगे तो स्कार बहुत गंदा आएगा। एक बार आपने बालों को निकाल लिया, उन्हें सेपरेट कर लिया, तो फिर आती है हेयर इम्प्लांट करने की बारी। अब इसको करने के 2 मेन तरीके हैं। पहला होता है स्लिट मेथड, जिसमें पहले से यदि हम जानते हैं कि 5000 ग्राफ्ट या 5000 फॉलिकल्स हमें ट्रांसफ़र करने हैं जो हम गिन चुके हैं, तो हम 5000 स्लिट्स पहले से पूरे सर में बना लेते हैं। तो उस तरीके से एक प्लान बनता है, यानी स्लिट्स पहले बनती हैं और फिर ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। दूसरी टेक्निक है जिसे कहते हैं स्टैब एंड स्टिक मेथड। उसमें जैसे छेद बनाते हैं उसी समय उस हेयर को उसमें पुश कर दिया जाता है। ये टेक्निक भी सिमिलर है बट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर प्रोसेस ये भी अच्छा है। एक बार आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद कई लोग इसे ओपन छोड़ना प्रेफर करते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो डोनर एरिया जहाँ से बाल निकाले गए हैं वहाँ पे आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। एक एंटीबायोटिक सोल्यूशन लगा के आपकी ड्रेसिंग हो जाती है। एक बैंडेज शॉट अगर लग जाए तो स्वेलिंग आंखों पर नहीं आती, स्वेलिंग ऊपर ही रुक जाती है। एक बार सर्जरी हो जाती है उसके बाद आप हाफ एन आवर के ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद घर जा सकते हैं। इस हाफ एन आवर में आपको एक एंटीबायोटिक दी जाती है, एक पेन किलर लगा दिया जाता है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको सर्जरी के बाद किस प्रकार से अपने सर का ध्यान रखना है। एक डिटेल्ड वीडियो आएगी जिसमें हम सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे अपनी केयर करें, डिटेल में समझाया जाएगा। उसको देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में एक ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।